नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आरंभ एमएसटी सिटी 2.0 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो आज भी अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही चलने वाला है। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पार्ट होगा, ओके। क्योंकि आज हम लोग केवल अच्छे एंड लेवल अप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ चीजें हैं जो आपको आनी जरूरी है। जैसे कि कभी कभी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाया करते हैं, ओके। कि आपको एक दो स्टेटमेंट देंगे और पूछ लेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। एक सही है, एक गलत है, दोनों सही है, लेकिन रीजन उसका सही है कि नहीं है, ओके। तो बस इनको हमें समझना है। आइए, तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स सम डिस्टेंस, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी देयर। अगर ऑब्जेक्ट ने कुछ मूवमेंट की है तो डिस्टेंस होगा ही होगा, और डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं पे पहुंच गया तो डिस्टेंस तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था वहां पर। समझ गए। तो बस उन्हीं सारे केसेस को हमें अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं मैं। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे डिस्टेंस है। आपको डिस्टेंस को समझना है फर्स्ट फ्लोर, ओके। क्या समझना है आपको? डिस्टेंस को समझना है फर्स्ट फ्लोर, एंड डिस्प्लेसमेंट को आपको समझना है सेकंड फ्लोर। अब ऐसा मान के लो कि सेकंड फ्लोर कब बनता है? जब फर्स्ट फ्लोर होगा तब। समझ गए। सेकंड फ्लोर कब बनता है? जब फर्स्ट फ्लोर होगा तब। फर्स्ट फ्लोर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड फ्लोर है कि नहीं है? मे भी होगा, मे भी नहीं भी होगा। पॉसिबिलिटी तो दोनों की है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर सेकंड फ्लोर है तो पहला फ्लोर डेफिनेटली होगा, और अगर पहला फ्लोर नहीं है तो सेकंड फ्लोर डेफिनेटली नहीं होगा। पहला फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिंपल सा। अब देखो, इफ डिस्टेंस इज जीरो, अगर डिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वहां पे? बिल्कुल भी नहीं। इफ डिस्टेंस इज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ओके। देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। आ जाओ आगे देखो। अब यहां पर अगला क्या बोल रहा है? इफ डिस्टेंस इज नॉन जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ तो है, दैट इज नॉन जीरो नंबर। डिस्टेंस यहां पे कुछ तो है, ओके। डिस्टेंस इज नॉन जीरो मतलब डिस्टेंस कुछ तो है। क्या है नहीं पता, ये सब लेट इट बी एक्स, कुछ तो होगा ही, 10 मीटर 12 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस है मतलब पहला फ्लोर प्रेजेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड फ्लोर है कि नहीं है? मे भी होगा और मे नॉट भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पे क्या आएगा? देन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। और अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो मे बी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। समझ गए। चलिए, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पहला माला नहीं रहा होगा, ओके। तो सेकंड फ्लोर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पहला माला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देन डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस हो भी तो सकता है, तब मे नॉट भी जीरो आएगा यहाँ पर। और अगर ऑब्जेक्ट चलना ही स्टार्ट नहीं किया तो डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, देन मे भी जीरो आएगा यहाँ पर।
समझ गए? चलिए, इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो, मतलब सेकेंड फ्लोर प्रेजेंट है तो फर्स्ट फ्लोर तो होगा ही होगा, देन डिस्टेंस मस्ट नॉट बी जीरो, मतलब वो जीरो नहीं है, कुछ तो है, देन डिस्टेंस मस्ट नॉट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर एकदम। चलिए, एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा ना अपने आप को मैं छोटा कर लूं, क्योंकि आगे ना क्वेश्चंस की स्लाइड्स भी है। चलिए सही है, आइए आगे बढ़े अब। चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है जो सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, देन यहाँ से होते हुए ए टू बी उसने ट्रेवल किया है। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, मेरे को ये सारा पाथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस क्या मिल जाएगा मेरे को? सबसे पहले इसका लेंथ आएगा, इसका लेंथ कितना होगा? दिस इज पाई आर वन, कितना होगा ये? पाई आर वन। देन इतने पार्ट का लेंथ कितना है? एल है, पाई आर वन प्लस एल, पाई आर वन प्लस एल। देन इसका लेंथ कितना होगा? ये होगा आपका पाई आर टू, पाई आर टू। तो यह आपका बन गया डिस्टेंस। चाहिए तो पाई कॉमन निकाल लो, आर वन प्लस आर टू प्लस एल। ओके, नाउ अब बारी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा सीधा ये वाला पाथ। ओके, सीधा सीधा यही पाथ आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये पूरा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। जरा इसको भी एक्सटेंड करो, दिखा यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरा बन रहा है। जैसे कि इसका लेंथ कितना है? इस अकेले का लेंथ है, दिस इज टू आर वन, और इसका लेंथ इसके पैरेलल होगा। अगर ये टू आर टू है पूरा, तो ये भी कितना होगा? टू आर टू ही होगा। ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा? टू आर टू। और इसका लेंथ कितना होगा? जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ होगा एल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ टू आर वन प्लस टू आर टू का होल स्क्वायर, टू आर वन प्लस टू आर टू का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से मैं टू कॉमन निकाल सकता हूं, तो ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है मेरे को? यहाँ पर सीधी लाइन खींच जावे, जैसे कि मैंने यहाँ से दो कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आर वन प्लस आर टू टाइम्स होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये क्या मिल जाएगा? दो का स्क्वायर होगा, दो का स्क्वायर मतलब चार, और यहाँ पे आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे आइए। अ butterfly start flying from a corner of a cubicle room of side length L and reaches to the opposite corner of the room, find its displacement। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, ये लास्ट टाइम का किया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था वहां पर। ओके, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है। ओके, ढंग से बना भाई, बटरफ्लाई है। ओके, तो इसको इस कॉर्नर पे उड़ के जाना है। तो यार सीधा सीधा क्या वो ये लेंथ नहीं होगी? और अगर वो ये लेंथ है तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया है। ठीक है, ये साइड लेंथ एल हो गई, ये साइड लेंथ एल हो गई, ये साइड लेंथ एल हो गई। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू भी एल है, वाई की वैल्यू भी एल है, और जेड की वैल्यू भी एल है। और इसका इसका फॉर्मूला क्या था? लेट इट बी, मैं इसको डी नाम दे देता हूँ।
तो डी का फॉर्मूला क्या मिला था हमको, अगर वेक्टर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वेक्टर आता ही होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या मिलने वाला है अपने को, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 3 एल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 3 बाहर आएगा, दिस इज रूट 3 एल टी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन क्या है, इफ एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ अ सॉलिड क्यूबिकल रूम एंड वांट टू रीच अपोजिट ऑफ अ बॉडी डायगोनल, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द एंड। ओके, देखिए यहाँ पर, तो भाई वो चींटी जो है वो चींटी यहाँ पर है। ओके, दूसरा रंग लेता हूँ मैं ताकि दिखाई दे। अपनी चेंटी यहाँ पर है, प्यारी वाली। तो अब क्वेश्चन क्या है मालूम है, ये मूव फ्लाई नहीं कर पाएगी। कंडीशन समझ लो कि ये फ्लाई नहीं कर पाएगी, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सबसे शॉर्टेस्ट रूट पे जाना है, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड। वो कौन सा छोटा डिस्टेंस लेगी, तो यहाँ पे रास्ते तो बहुत सारे बन सकते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे जाएगी, देन यहाँ पे जाएगी, नहीं नहीं, देन यहाँ पे जाएगी, आफ्टर दैट वो ऐसे जाएगी। दूसरा रास्ता ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ही फेस पे चढ़ के ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाएगी। अच्छा, ये तो सेम हो गया। तीसरा रास्ता वो ऐसे जाएगी, फिर वो ऐसे यहाँ से निकल जाएगी। अब कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा हमें कैसे पता, ठीक है। तो अब इसके लिए हम इसको करेंगे सॉल्व, समझ गए। अब देखो, इसको ना कैलकुलस के मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम कैलकुलस का मेथड नहीं लगाने वाले। ओके बच्चों, हम कैलकुलस का मेथड नहीं लगाएंगे। मैं उससे भी सिंपल मेथड यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कौन से सबसे छोटा रूट वो लेगी एंड। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर ये क्यूब है तो क्यूब को ओपन भी कर सकते हो। आपने जूते के बॉक्स को ओपन किया होगा, गिफ्ट के बॉक्स को ओपन किया होगा पूरा पूरा, तो उसमें देखो फेजेस कितने होते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये पहला फेज, वाओ, ये दूसरा फेज। 2 मिनट यार, अपना फाइल सेव करना पड़ेगा। हम्म, ये इस सॉफ्टवेयर का ना बहुत नाटक होता है, बीच बीच में इसको सेव करना पड़ता है फाइल को। ओके, आओ, तो ये इसका पहला फेज, ये दूसरा फेज पीछे वाला, ये ऊपर वाला तीसरा फेज, नीचे वाला चौथा फेज, ये पांचवा सामने वाला पांचवा फेज, और ये छठवा फेज। ओके, अगर रंग देने का मैं ट्राई कोशिश करूँ यहाँ पर को, तो जरा रंग दे के देखता हूँ मैं, पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पर रंग रंग देने की। तो ये मेरा पहला फेज हुआ, ये हो गया दूसरा फेज। ओके, फिर रुको 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 रुको, इसको ना पूरा सॉलिड लाइन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप लोग तो समझ ही गए रहोगे ना। अब देखो, जैसे कि मैं बॉक्स को ना ओपन करता हूँ यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैंने बॉक्स को ओपन किया तो मेरा बॉक्स ओपन होके कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये स्क्वायर बॉक्स है, तो एक ये ऐसा होगा, एक ये ऐसा होगा, एक ये ऐसा बॉक्स ओपन होगा। ओके, जब आप लोग बॉक्स ओपन करते हो, बॉक्स ऐसा ओपन होता है ना, तो ये तो नीचे का बेस और साइड के 4 की दीवार, छत बाकी है ऊपर का। तो ऊपर का छत कहाँ से मिलने वाला है, ऊपर का छत आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, ऊपर का छत आपको मिलेगा यहाँ से। अब आप लोग बॉक्स को 2 टाइप में ओपन कर सकते हो, तो ये तो पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप बॉक्स को आप लोग ओपन यहाँ पे कैसा कर सकते हो कि आप लोगों ने ऊपर वाला छत ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है, ऐसे ओपन किया, फिर इसको ऐसे रखा, या तो ऐसे ओपन किया और इसको ऐसे रखा। ओके, तो अब ध्यान ध्यान दो यहाँ पर, चींटी महाशय कहाँ पर है, चींटी महाशय इस कॉर्नर पे है।
उसको इस वाले कॉर्नर पे जाना है, मतलब ये वाला कॉर्नर यहाँ पे रहा होगा ना, तो मतलब उसको इस वाले कॉर्नर पे जाना है। समझे? नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ पे नहीं। जब ये बॉक्स बंद होगा, ये ऊपर से लगेगा ना, उसको ये वाले कॉर्नर पे जाना है, बरोबर। ये देखो, अगर 3D बॉडी इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो ये वाले कॉर्नर पे जाएगा। ओके। और सबका साइड लेंथ क्या है? सबका साइड लेंथ है एल। एल 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 एल। इतना क्यों लिखना, समझ जाओगे ना। चलो, तो ये हो गया अपना, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो हमको पता करनी है। स्ट्रेट लाइन है, ओपन किया, प्रॉपर से मिल गया यहाँ पे हमको, ये भी एल और ये भी एल। ओके। अब अगर वही सेम वैल्यू तो मेरे को ये वाले अरेंजमेंट में भी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो वैल्यू तो सेम मिलनी ही चाहिए। तो कैसे मिल जाएगी? ये यहां से लेके यहां पे जाएगा। ओके। इस वाले कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर पे जाएगा। देखो ना, मैंने इसी फिगर को टिल्ट कर दिया है बस, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ। अब दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी, जरा अगर ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिगर 1। ओके। फ्रॉम फिगर 1 क्या दिख रहा है मेरे को? ये 2L दिख रहा है मेरे को, और ये L दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्टेंस। डी मिनिमम लिख देता हूँ यहाँ पर। डी मिनिमम कितना मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर यहाँ पे आएगा मेरा, 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, विच इज ब्रैकेट ऑफ 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 5L स्क्वायर, अंडर रूट में 5L स्क्वायर। कितना मिल गया मेरे को? ये डी मिनिमम ऑफ रूट 5L। ओके। डी मिनिमम ऑफ रूट 5L। यही क्वेश्चन आप लोग गूगल करके देख लेना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या क्या मैक्सिमा मिनिमा यूज किया गया वहां पे। ओके, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन वो काफी लेंथीएस्ट मेथड है। अब यहाँ पे देखो, ये एल, ये एल, ये एल, ये लेंथ कितना हो गया आपका? 2L हुआ। जैसे ये लेंथ 2L था, ये L था, तो अब यहाँ पे डी मिनिमम कितना आएगा? सेम तो मिलने वाला है, 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फ्रॉम फिगर 2 वी ऑल्सो गेट डी मिनिमम इज रूट 5L। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? वो ऐसे कवर करके जाएगी, समझ गए? जो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा बाद में जब बॉक्स ओपन होगा। साफ एकदम। चलिए, समझ गए आप लोग। आइए आगे आइए। कैरम बोर्ड वाला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, हमने लास्ट टाइम किया था। लेकिन लास्ट टाइम क्वेश्चन में हमने एक अजम्पशन रख लिया था कि अगर वो रानी वाली गोटी अगर एकदम बीच में लगेगी तो होल में जाएगी, लेकिन आज हमें वो अजम्पशन नहीं करना है। समझ गए? क्योंकि इसका आंसर दूसरा आएगा। चलो, तो कैरम बोर्ड निकाला जाए। कैरम बोर्ड स्क्वायर होता है, बिल्कुल। तो ये अपना हो गया कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में 4 सर्कल भी रहते हैं, 1 2 3 4। फिर क्या होगा? बीच में यहाँ पे क्वीन होगी। चलिए, ये हो गई बीच में क्वीन। ओके। अब क्या होगा? अब जैसे ही स्ट्राइकर इसको लगेगा तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी? सबसे पहले वो यहाँ पे जाएगी क्वीन, फिर यहां से उड़ के यहाँ पे जाएगी। ये अपना था। अब अपने को क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज क्या निकालना है? फ्रॉम सेंटर टू दी फ्रंटेज, मतलब ये वाला डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, नाम दे दो क्या? पॉइंट O A B। तो सबसे पहले क्या अपने को फाइंड करना है? अपने को फाइंड करना है OA की वैल्यू। देन फ्रॉम फ्रंट एज टू दी होल, मतलब AB फाइंड करना है। AB का डिस्टेंस कितना है?
ओके, देन फ्रॉम सेंटर टू दी होल, मतलब ये गैप हमें फाइंड करना है विच इज ओ बी, विच इज ओ बी। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे ये 4 फीट बाय 4 फीट का है, तो 4 फीट, फिर इसके बाद में ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल ये भी हो गया आपका 4 फीट हुआ, और सब 4 फीट ही है। तो सबसे पहले फ्रॉम सेंटर टू दी फ्रंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, जरा ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने इसको 1 माना था, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट ना हुआ तब क्या करोगे, तब कुछ थोड़ी कर पाओगे। मैंने इसको मिड पॉइंट माना था ना, मे भी ये मिड पॉइंट ना हो, क्या हो रहा है इसको, मे भी ये मिड पॉइंट ना हो, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट इट बी, मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच देता हूँ। ओके, इमेजिनरी लाइन, ओके, और मैंने इस डिस्टेंस को देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा आपका, अगर ये टोटल 4 फीट है, अगर ये टोटल 4 फीट है, तो ये आधा कितना रहा होगा, 2 फीट रहा होगा। बिल्कुल, जरा मैं ए यहाँ से निकाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर ये 2 फीट है पूरा, तो एक काम करता हूँ ना, मैं इस डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये इसका लेंथ तो 2 फीट है, तो अगर मुझे यहाँ पे ओ ए निकालना है, ओके, मुझे अगर यहाँ पे ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आई नीड, ये मुझे ये x की वैल्यू पता होनी जरूरी है, तो अगर ये x हो गया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 - x मिल जाएगा, 2 - x, और ये यहाँ पे कितना हो गया आपका, x हो गया, हो गया। चलिए, दिस ओ ए एंड दिस इज x। तो अगर एक बार बात बताओ, यहाँ पे आप लोग ये भी देख यहाँ पे सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर की लाइन खींच देता हूँ, ओके, तो ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन इसको थीटा कर देगी, इसको थीटा कर देगी, दो बराबर एंगल में डिवाइड कर देगी ये, बिल्कुल दो बराबर एंगलों में ही डिवाइड करेगी ये। ओके, तो अगर, अब रुको, अब जरा इसको हटाओ, बॉक्सेस की जरूरत नहीं है। तो अगर ये थीटा, तो ये भी थीटा, समझ गए, और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ, बिल्कुल, तो पॉइंट का नाम दे दूं ओ ए बी, सी नाम दे दो, और इस पॉइंट का नाम डी, डी रख दो, तो इन ट्रायंगल ओ ए सी। ओके, तो सबसे पहले टेन थीटा यहाँ पे लगाओ, कितना मिलने वाला है ये, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज x/2। फिर उसके बाद में टेन थीटा यहाँ पे लगाओ, इसका नाम दे दो ई, ट्रायंगल ए बी ई में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 2 - x/4, 2 - x/4, तो दोनों का एंगल सेम है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो दिस इज x/2, 2 - x/4, तो ये 4 2 तो ये 2x बन जाएगा, 2 - x, तो ये यहाँ पे जाके कितना बन जाएगा, 3x = 2, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3। तो अगर x की वैल्यू 2/3 है, तो 2 - x कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये मेरा ए सी का वैल्यू है। ओके, तो ए मेरे को यहाँ पे कितना मिलने वाला है, ए क्या है मेरा, दिस इज 2 - x, तो 2 - 2/3, 6 - 2 विच इज 4/3, ये मेरा हो गया ए, फिट है। ओके, दोनों, तो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है, पहले का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, तो ओ ए इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, कितना मिलने वाला है, दिस इज 2² प्लस एक्स कितना है आपका 2/3, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, कितना मिल जाएगा ये, 4 + 4/9, तो 4 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो जैसे ही किसी रूट में से 4 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 + 1/9। ओके,
4 + 4/9 हुआ, तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा। 9 × 1 = 9 +1 10, 2√10 और 9 का रूट 3, तो 2/3। ओके, 2/3 √10, तो ओ ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 2√10/3 फिट। ओके, ए बी कितना मिलने वाला है आपको? ए बी देखो आपको, ए बी कितना मिल जाएगा? 2 - x मतलब ए कितना है? 4/3 और ये 4, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 4 का स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन किया तो क्या मिलने वाला है? 16 + 16/9। अगेन 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचने वाला है? 1 + 1/9, फिर से 9 बाहर जाएगा, तो 4/3 √10। ओके, देन फ्रॉम सेंटर टू होल मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। ओके, फ्रॉम सेंटर टू होल मीन्स ये वाला डिस्टेंस। यार ये तो और भी सिंपल है, ये 2 है, ये 2 है। ओके, ये भी 2 है, तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2√2 मिल जाएगा बरोबर। तो इसकी वैल्यू कितनी? ये यहाँ पे कितना हो गया? 4/3 √10 फिट। ये यहाँ पे कितना हो गया आपका? यहाँ पे आपको मिल गया ये फ्रॉम सेंटर टू होल कितना आ गया आपका? 2√2 फिट। क्लियर एकदम। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए? मान ले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द क्वीन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द क्वीन कितना मिल जाएगा आपको टोटल डिस्टेंस? देखो, तो क्वेश्चन को कॉपी करके जरा मैं ऐड करूं स्लाइड को। ओके चलिए, 14 क्वेश्चन लिखो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्वीन। क्वीन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्वीन ने ट्रेवल किया है ए बी प्लस सॉरी ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए प्लस ए बी की वैल्यू तो है अपने पास, क्या मिल जाएगा? 2√10/3 प्लस 4√10/3। क्या 3 कॉमन निकाल लूंगा मैं? सॉरी 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, √10 भी कॉमन निकाले तो 4 + 2 6, 6√10 कितना आ गया? ये 2√10 हमें मिल जाएगा, 2√10 फिट। लेकिन हमें अगर बेसिक से करना हो तो इतना लंबा मेथड करना पड़ेगा। क्या इतना लंबा मेथड सच में जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, इतना लंबा मेथड जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ से जो भी जरूरी नहीं है मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। ओके चलिए, अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो हमने लास्ट टाइम किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। ध्यान दो यहाँ पर। ओके, जरा सा ना इसको सीधा करना पड़ेगा। अबे यार ये क्या हो रहा है? इसको अलग ही नौटंकी मचा के रखी है इसने। ये देखो, मतलब वो स्ट्राइकर यहाँ से टकराएगा और ये अपना x होगा, ये डिस्टेंस अपना 2 - x होगा। ओके, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे रियल में क्या चाहिए? मुझे यही लेंथ तो चाहिए, मिरर इमेज है इसका ये।
मुझे यही लेंथ तो चाहिए टोटल। बस मैंने इसका क्या ले लिया, मिरर इमेज लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे करना है आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे लगा देना आपको पाइथागोरस थ्योरम। देख लेना उससे भी आपको 2√10 ही मिलेगा। ये 4, ये 2 और ये भी 2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते क्या मिल गया यहाँ पर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, 4 2 6 हो गया ना। कितना मिल गया यहाँ पर, ये 36 प्लस 4 40। 40 मतलब 4 × 10, तो 4 बाहर आते ही क्या मिल जाएगा, 2√10 फीट। क्लियर। ये मेथड तो जबकि ज्यादा सिंपल है उससे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, चूज अ कंसीडर पॉइंट पी, ओके, ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर ऑन द ग्राउंड विच रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। चलिए भाई, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, आइए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर क्या है मेरा, ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास एक व्हील है, ऑफ रेडियस आर। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, कंसिडर अ पॉइंट पी ऑन अ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर ऑन द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पी है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट पी है आपके पास। ओके, जो क्या है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। अब क्या हुआ, रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी व्हेन द व्हील कंप्लीट इट्स हाफ रोटेशन। अगर व्हील अपना आधा रोटेशन कंप्लीट कर ले, मतलब वो कितना चल दे, व्हील यहां से चल दे यहां तक, समझ गए। तो डेफिनेटली वो एक ही जगह पे तो नहीं चलने वाली, वो थोड़ा सा चल के आगे आएगी। लेकिन जब वो व्हील आगे चल के आएगी तो ये पॉइंट पी कहाँ होगा, ये पॉइंट पी कहीं यहाँ पहुंचा होगा। सिर्फ आधा रोटेशन चलना है उसको, तो पॉइंट पी यहाँ तक पहुंचा होगा। ओके, तो वो क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, मतलब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। तो भाई अगर ये वाली लेंथ निकालनी है तो ये वाली लेंथ देख लो कितनी हुई है आपकी। ये लेंथ है आपका, रेडियस आर है ना, तो ये टोटल लेंथ है आपका 2r। एक बात बताओ, क्या ये आधे रोटेशन के बराबर नहीं होगा लेंथ, उतना ही तो डिस्टेंस चल के गया है वो, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना बनने वाला है, आपका डिस्प्लेसमेंट बनने वाला है पाई आर स्क्वायर प्लस 2r² इज इक्वल्स टू, कितना बन जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r²। आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, r अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन आगे और है। ओके, चलो कौन सा क्वेश्चन हो पहले वही निपटा ले। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, ठीक है, यही सेम डायग्राम भी लूंगा मैं, आ जाओ। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है अपना, क्योंकि इसने आंसर सरकमफरेंस के टर्म में दिया हुआ है। इसने आंसर किसके टर्म में दिया हुआ है, सरकमफरेंस के टर्म में दिया। तो मैं यहाँ पे पाई आर नहीं लिखूंगा, ये पूरे सरकमफरेंस का आधा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, c/2 है। समझ गए। Wheel of circumference C is at rest on the ground when the wheel rolls forward through half revolution, the displacement of initial point of contact will be। तो एक बात बताओ मेरे को, 2r को ना c के टर्म में लिखना होगा,
तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि 2πr इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ से मेरे को 2r को क्या लिख सकता हूँ मैं, c बाय पाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 2r मतलब क्या हो जाएगा मेरा, c बाय पाई। तो यहाँ पर ये 2r नहीं आएगा, ये यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा c बाय पाई। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे कितना मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ c बाय 2 का स्क्वायर प्लस c बाय पाई का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर बाय 4 प्लस c स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। अब क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, जो निकले वही तो निकालूंगा, सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ ना, तो ये बाहर ब्रैकेट के निकल जाएगा सी, इट विल बिकम 1/4 प्लस 1/पाई। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बेहतरीन सवाल। चलिए, तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ये जितने वाइड में क्वेश्चन है ना, ये आपको लिख के लेने, ओके बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छे क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। बलून, बहुत बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है ये है, ओके। चलिए, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगेगा, क्लास 10th का, ओके। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th का नॉलेज लगेगा यहाँ पर। 2 मिनट जरा ना, मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन को जरा एक सेपरेट फॉर्म में निकाल लूं। कहाँ गई इसकी फाइल। थोड़ा सा मेरे को डायग्राम चाहिए उसका, और डायग्राम मुझे ड्रॉ नहीं करना, ओके। नीचे है आई थिंक। तब तक आप लोग क्वेश्चन लिख के ले लो बच्चों, ठीक है, जब तक मैं इसका वो डायग्राम ढूंढ रहा हूँ। डायग्राम कहाँ पे है, ये रहा। चलिए, तो ये रहा इसका डायग्राम, ओके। तो एक बार ना मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देता हूँ अच्छे से। दिख तो रहा है ना सवाल, हाँ दिख रहा है सवाल। हम्म चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बलून इज मूविंग अप इन एयर वर्टिकली अबव द पॉइंट ए, ओके, व्हेन इट इज एट हाइट h1, मतलब वो जब बलून हाइट h1 पे है, ओके। अ गर्ल स्टैंडिंग एट अ पॉइंट डी, मतलब एक गर्ल यहाँ पे है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये एंगल 45 दिया गया है। व्हेन द बलून climbs up the further height h2, it is seen at an angle of 60 degree, ये एंगल 60 है। with respect to the vertical, if the girl moves further by a distance of 2.464 d, very good, 2.464 d, then height h2 is
इस चलिए बहुत बढ़िया। तो अपने को H2 की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं स्लाइड कॉपी कॉपी किए लेता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन आपने लिख के लिया ही है, तो स्लाइड कॉपी करके केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए, अब ध्यान दीजिए जरा यहाँ पर। अगर ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री ही होगा। अगर ये एंगल 45 है, सॉरी 60 है, तो ये एंगल आपको कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, अब सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, मैं अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल देखता हूँ मैं, ओके, तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या मैं क्या 1045 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर 1045 लगा दो, 1045 डिग्री क्या बन जाएगा ये आपका, H1 अपॉन डी, H1 अपॉन डी। ओके, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 1045 तो 1 होता है आपका, दिस इज H1 अपॉन डी। तो यहाँ पर मुझे H1 की वैल्यू कितनी मिल गई, H1 मेरा यहाँ पे आ गया डी के बराबर। क्लियर, बहुत बढ़िया, H1 आपका कितना आ गया, डी के बराबर आ गया। तो एक काम कीजिए, अब यहाँ पे 1030 लगाइए, 1030 कितना मिल जाएगा आपको, 1030 डिग्री, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे 1030 लगाते हैं, 1030 कितना मिल जाएगा आपको, 1030 आपको मिल जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है आपका, अपोजिट है आपका H1 प्लस H2। एडजेसेंट कितना है आपका, बताइए जरा, ये कितना है आपका, D+2.464D। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए 1030 की वैल्यू कितनी होती है, सोच के बताइए, 1/2 √3/2, मतलब ये आपका बन जाएगा 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना बहुत जरूरी है, बेसिक मैथ्स किया होना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसको बेसिक मैथ्स नहीं आता भैया वो तो मुश्किल में है। H1 की वैल्यू कितनी मिल गई, डी मिल गई, दिस इज H2। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये 3। देखो ना, डी से डी काम करो, डी कॉमन निकाल लो, चाहिए तो जो डायरेक्ट नहीं सोच पाए, 1+2.464। ओके, तो दिस इज D+H2, H2 तो फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3.464 इंटू डी, दिस इज 1/√3। ओके, ये टर्म यहाँ पे भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3.464D इज इक्वल्स टू √3। काम करो, √3 मत रखो, √3 यहीं पे ले लो, D डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू D+H2। ओके, D+H2। अब इसके बाद क्या यहाँ पे किया जा सकता है, जरा सोच के बताओ बच्चों, यहाँ पे और क्या सॉल्व किया जा सकता है वैल्यू से। ओके, अच्छा वेट 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 वेट, क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया हुआ है ना, हाँ 1030 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 1030 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5774। ओके, तो यहाँ पर मैं 1030 का √3 नहीं लगाऊंगा। ओके, और अगर लगाता भी हूँ 464, क्योंकि देखो डेसिमल वैल्यू यूज करना ना थोड़ा सा लेंदीएस्ट कैलकुलेशन पड़ जाएगा यहाँ पर, जो मुझे करना नहीं है। um, हम्म, क्या किया जाए, हम्म, वो 6 का स्क्वायर रूट होगा ये। चलो ठीक है, करके देख ही लेते हैं अब, और कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। आ जाओ, चलो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है,
1030 की, 1030 दिया गया है यहाँ पर 0.5774, तो 1030 0.5774, 0.5774 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5774 मल्टीप्लाई बाय 3.464 इंटू डी इक्वल्स टू डी प्लस H2, ओके, इंटू डी प्लस H2। हम्म हम्म और क्या किया जा सकता है, अप्रोक्स लेके किया जाए तो कुछ सॉल्व होगा ये, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्स लेके अगर किया जाए तो ये 8 बन जाएगा, तो ये 8, ये इसको 8 बना देगा, इसको 6 बना देगा, तो इसका अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा 0.6 इंटू 4 है निकल जाएगा, ये इसको बना देगा 3.5 इंटू डी इक्वल्स टू डी प्लस H2, तो 0.6 मतलब 6/10 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 35/10 इंटू डी, डी प्लस H2, नालायको H2 ये डी डी कैंसिल मत कर देना, ओके, तो 5 2 जा 5 7 जा 5 2 3 जा, ओके, 3.7 डी आ रहा है ये, सॉरी 3 इंटू 7 मतलब कितना आ रहा है 21 डी इक्वल्स टू डी प्लस H2, ओके, 21 डी, सॉरी सॉरी 21 डी नहीं आ रहा है, वेट 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 वेट, नीचे का 10 यहाँ पे बच गया ना, तो 21/10 इंटू डी इक्वल्स टू डी प्लस H2, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, 21 डी मतलब 2.1 डी इक्वल्स टू डी प्लस H2, तो यहाँ मेरे को H2 क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया यहाँ पर 2.1 डी माइनस डी इक्वल्स टू 1.1 डी। अगर मैं अप्रोक्स लूँ मेरा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये है ना, मेरा ऑप्शन बी, बी दिखाई दे रहा है आपको, बी नहीं दिखाया, हाँ दिख तो रहा है बी, ऑप्शन बी जो है मेरा वो एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है, ये 1 डी है और ये मेरा 1.1 डी है, ओके। जरा एक काम मैं करता हूँ, जरा इसको कैलसी से मल्टीप्लाई करके देख लूँ मैं, जैसे मैंने इसको कैलकुलेटर में डाला तो क्या दिख रहा है मेरे को, 0.5774 मल्टीप्लाई बाय 3.464, ये मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट 2 के आसपास ये मेरे को मिल रहा है, ओके, मतलब ये 2 डी बनना चाहिए मेरा, ओके। इसको लिख लो एक बार पॉज मार के, और अब मेथड 2 पे आ जाओ, ओके। एग्जाम में ये मेथड करना मत, लेकिन समझ गए, एग्जाम में यही वाला करना जो मैंने किया हुआ है, अप्रोक्स आंसर आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो ये लगभग लगभग आपका 2 डी है, दिट इज डी प्लस H2, तो यहाँ से H2 कितना मिल जाएगा, 2 डी माइनस डी, ये आपको मिल जाएगा डी, H2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, डी हो गई, मतलब ये यहाँ पर डी डिस्टेंस ऊपर उड़ा है, समझ गए। बाकी तो आपको यहाँ पे अप्रोक्स लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि बिना अप्रोक्सीमेशन की ये होगा कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब कहाँ चले कहाँ चले, थोड़ा ही बचा है, चलिए आ जाओ। देखो अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ना थोड़ा ग्राफ से समझिए, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 2 मैन आर मूविंग, ओके, 2 मैन आर मूविंग, ये मैन ए हो गया, ये मैन बी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन निकालो यार, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, लिखो। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ऑप्शन, हाँ, then find the correct relation, okay, displacement of A is more than displacement of B, और ऑप्शन थर्ड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और ऑप्शन फोर्थ है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए
इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? अब एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से देखना। देखो, अगर पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस पे चल रहा हो, मान लो ऐसे ऐसे चल के वो इस पॉइंट तक पहुंचा, ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये उसका पाथ बता रहा है। दिस लाइन शोज द पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल। लेकिन ये कब होगा मालूम है? जब यहाँ पे y लिखा हो और यहाँ पे x लिखा हो। अदरवाइज x और y को छोड़ के कुछ भी लिखा हो, ग्राफ की लाइन ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं बताएगी। ग्राफ की लाइन ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं बताएगी। तो ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं बता रही है। भूल के भी गलती मत करना कि b का ज्यादा है a का कम है, गलत। समझ गए? ये लाइन ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं बता रही है। पाथ कब बताएगी? जब वो एक्स वाई प्लेन में हो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक्स वाई प्लेन नहीं है। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे चल रहा है? देखो, जब बी यहाँ पे था तब उसी टाइम पे ए यहाँ पे था, मतलब बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, मतलब ए थोड़ा सा आगे चल रहा है। जब किसी टाइम टी पे बी यहाँ पे है तो उसी टाइम टी पे ए यहाँ पर है, मतलब बी पीछे और ए आगे चल रहा है। मतलब यहाँ पे इनके स्पीड में फर्क है, लेकिन फाइनल पोजीशन ए का भी वही है और फाइनल पोजीशन बी का भी वही है। समझ गए? दोनों का फाइनल पोजीशन सेम है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ का लाइन पाथ नहीं बताएगा। ओके, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ये दोनों का पोजीशन क्या बराबर है? क्यों? दोनों का फाइनल पॉइंट बराबर है, इसीलिए। चलिए आगे देखिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ध्यान दो, यहाँ पर एक्स टी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, तो वो ए से बी तक कैसे चल रहा होगा, उसका पाथ कैसा होगा? देखो, ओके, देखो उसका पाथ यहाँ पे कैसा रहा होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए यहां से यहां तक चला होगा, मतलब कितना चला? वो 10 मीटर चल लिया पहले। फिर उसके बाद वो आगे गया है, टाइम बीत गया लेकिन अभी भी पोजीशन वही है उसकी। मतलब वो दोस्त ये इतने टाइम तक रुका हुआ था, इतने टाइम तक वो रुका हुआ था, आगे गया ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? वो वापस नीचे आया, मतलब वो पीछे आया है और 10 मीटर चला है वो। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टेंस आपका हो गया 20 मीटर। 10 मीटर प्लस 10 मीटर विच इज 20 मीटर, मतलब वो 10 आगे गया और 10 पीछे आ गया। समझ गए? तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया। ये लाइन पाथ नहीं बता रही है, पाथ ये है इसका। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 आगे गया, 10 पीछे आ गया, विच इज 0 मीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 मीटर। आगे चलिए। An object moves along a path according to the position time graph is shown. Calculate the distance traveled by the object from point A to point B. वो point A से point B तक कितना चला है? ये 10 मत जोड़ना उसके अंदर, भाई वो 10 से स्टार्ट कर रहा है। समझ गए? अपने पहले क्वेश्चन में वो ओरिजिन पे था, लेकिन अब ये यहाँ पे ओरिजिन पे नहीं है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो। समझ गए? तो ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो वो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब वो यहाँ पे कितना, वो यहाँ पे कितना चल लिया है? वो यहाँ पे चल लिया है 10 मीटर। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो 20 मीटर पे ही था, मतलब वो यहाँ पर रेस्ट पे है, रुका हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पर कितना होगा? आगे नहीं गया, फिर बी से सी आगे गया है वो। कितना आगे गया? ये और 10 मीटर आगे गया। तो कितना हुआ डिस्प्ले यहाँ पे डिस्टेंस ए टू बी? ये हो गया आपका 20 मीटर। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट। अब कोई ऐसा करके ट्रायंगल मत निकाल लेना नालायको, ये ग्राफ है, पाथ नहीं बताएगा। वो ए से बी पे गया, रिटर्न थोड़ी आया है, मतलब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है।
यहां से निकला, यहाँ पे गया, कहीं पे तेज था कहीं पे स्लो था, बस समझ गए। तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया यहाँ पर, 10 मीटर ही हो गया है। नोट करके वो पॉइंट अपना याद करो। इफ ऑब्जेक्ट moves along straight line, moves along straight lines without changing its direction, without changing its direction, then distance is equals to displacement. Distance is equals to displacement. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, फिर से ये पाथ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। The position time graph of an elevator travels up to down is given below. Find the distance and displacement of the elevator between 6 second and 21 second. मतलब 6 सेकंड का है, यहां से लेकर यहां तक के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। तो काम करो यहाँ पे ना जरा, ये एक लाइन मार दो वर्टिकल। ओके चलिए, तो जरा ध्यान से देखना, अब इसका पाथ हमें निकालना है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ गया, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, -15 से स्टार्ट कर रहा है। वो सबसे पहले यहाँ पे गया। ओके, वो देखो देखो देखो, वो 9 सेकेंड रुका हुआ था, 9 नहीं, वो 6 सेकेंड रुका हुआ था, समझ गए। वो 6 सेकेंड रुका हुआ था -15 पे, फिर वो 6 सेकेंड के बाद चलना स्टार्ट किया। मतलब कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है वो, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड में ही पहुंचा है, समझ गए। तो यहाँ तक पहुंचा, फिर उसके बाद में कहाँ तक गया, वो यहाँ तक गया, मतलब यहाँ पे 15 चला, और यहाँ पे कितना चल लिया वो, 20 मीटर चल लिया वो, कितने टाइम में, यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखो, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 3 12, 3 15, 15 सेकेंड में चल लिया वो। ये टाइम गैप कितना है बच्चों, ये 15 सेकेंड है ना, समझे। तो यहाँ पे कितना टाइम में चल लिया वो, 15 सेकेंड में चल लिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो रिटर्न आ रहा है, देखो वो इस पॉइंट पे रिटर्न आया है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे वो रिटर्न आया है, -20 से, सॉरी, +20 से 10 की ओर। तो जरा देख के बताओ, वो यहां से यहां तक कितना चला है, कितना चला है, सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर चला है वो। ओके, तो डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पर, डिस्टेंस हो गया उसका 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देख के बताओ जरा। सिर्फ यहां से यहां तक तो गया है वो, कितना हुआ, वो भी 20 मीटर ही हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 20 मीटर हो गया। बात बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया वो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया, 15, 15 और 20 35, 35 और 10, सॉरी 15 और 20 35, 35 और 10, 45 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस हुआ। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी फाइनल फाइनल पोजीशन है। मतलब वो इन शॉर्ट कहाँ से कहाँ तक गया है, वो यहाँ से यहाँ तक गया है बस। तो कितना चल लिया, यहाँ पे 15 चला, यहाँ पे 10 चला, 15 और 5 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 20 मीटर हुआ। देखो इसके बाद आगे वो रुक गया है, आगे नहीं गया वो। ओके, टाइम तो आगे जा रहा है लेकिन वो आगे नहीं जा रहा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है और आपका ये एचसीवी में भी दिया गया और इलाहाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2016 में भी पूछा गया था। आइए आगे देखिए। अ ड्रंकर्ड मतलब एक नशेबाज इंसान इज वॉकिंग along a straight road if he takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each steps is 1 meter long and it takes 1 second. There is a pit on the road मतलब गटर 11 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब नाला। तो ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर कितने टाइम के बाद वो नाले में गिरेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक दारूबाज इंसान की फोटो चाहिए। ओके, ये क्या कर रहा है, ये एक रोड पे चल रहा है, बेहतरीन रोड है इसके लिए। चलिए मानिए कि वो नाला इसके बाद स्टार्ट होता है। ओके, इसके बाद वो गिर जाएगा मान लो। चलिए, तो इसका टोटल लेंथ कितना दिया गया है, टोटल लेंथ दिया गया है 11 मीटर। क्लियर। तो देखो यहाँ पर ही टेक्स 5 स्टेप्स और वो एक स्टेप्स 1 सेकंड में लेता है और एक स्टेप 1 मीटर लंबा है, बहुत लंबा पैर रख रहा है ये। तो ये 5 स्टेप आगे जाता है तो 3 स्टेप पीछे जाता है। इन शॉर्ट वो चल कितना आ रहा है, वो 2 स्टेप चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 आगे गया वो, देन 1 2 3 पीछे गया वो, मतलब वो 8 सेकंड में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स ही चल रहा है। 2 स्टेप्स मतलब 2 मीटर, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। ठीक है, मतलब ये कुछ देर बाद यहाँ पे होगा, मैं मान लेता हूँ आगे गया होगा पीछे आया होगा। ओके, तो ये सिर्फ कितना चल लिया, 2 स्टेप ही चला है। ओके, अच्छा अगर ये 11 मीटर का है तो यहाँ पे 11 स्टेप्स भी तो होंगे, तो एक काम करते हैं ना, स्टेप्स भी निकाल ही लेते हैं हम लोग, बिल्कुल इसके लेंथ के बराबर। चलिए, तो 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12, लेकिन यहाँ पे 12 की जगह नहीं है, सिर्फ इसकी जगह है, 11 की ही जगह है। चलिए, तो ये डिस्टेंस हो गया अब 11 मीटर। आइए, तो वो कितने टाइम के बाद यहाँ पे होगा, अगले टाइम के बाद वो यहाँ पे होगा। ओके, रुक जाओ रुक जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखते हैं ना उसका, तो वो सिर्फ 2 ही कदम चला है, तो यहाँ पे टाइम कितना बीत गया, 8 सेकंड बीत चुका है। अब क्या होगा, अगले 8 सेकंड में वो 5 कदम आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे टाइम कितना हुआ उसका, और 8 सेकंड बीत गया है। ओके, अगले 8 सेकंड में 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे होगा। नाले में गिरने का इसका वेट करना। ओके, देखो इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, ओके मैं वो भी बताऊंगा। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 5, ओके 1 2 3, तो वो अगली बार यहाँ पे होगा, पीछे आएगा ना, 1 2 3, वो यहाँ पे आएगा। ओके, 3 स्टेप पीछे ले रहा है वो, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, यहाँ पर 8 सेकंड का टाइम हुआ। अगली बार वो कितना दूरी पे होगा, सबको पता है वो यहाँ पे होगा, टाइम कितना लगेगा उसको, 8 सेकंड का लगेगा। अब एक बात बताओ, वो जैसे ही 1 सेकंड यहाँ पे बिताएगा और अगले ही सेकंड में क्या होगा, वो गिर जाएगा। समझ गए, अगले ही सेकंड में क्या होगा, वो नाले में पड़ा हुआ मिलेगा।
ठीक है, अगले ही सेकंड वो हमें यहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा। तो टाइम कितना हुआ, 8 8 16 24 8 चौक 32 है। यार बच्चों आंसर मैच नहीं हो रहा। 8 बजे 40 और 1 41 आ रहा है अपना आंसर, 41 सेकेंड्स। हाँ रुको रुको रुको। ओ, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पे गोंडागोल हुआ है। एक बात बताओ, ये महाशय अब इसके बाद 5 कदम चलना चाहेंगे, 1 2 3, लेकिन अब वो सीधा जाके गिरने वाला है। तो अब 5 कदम थोड़ी चल पाएगा वो, मतलब अब वो गिरेगा ही गिरेगा। मतलब यहाँ पे अब वो सिर्फ 3 सेकंड और चलने वाला है। तो 8 चौक 32 और 3 35, 35 ऑप्शन में नहीं है, तो भैया ऑप्शन हम करेंगे चेंज। इस ऑप्शन को करो 35 सेकेंड। ओके, क्योंकि अब पीछे जा ही नहीं पाएगा ना वो। बराबर। तो ये कितने टाइम में गिरने वाला है, ये गिरने वाला है 35 सेकेंड में। टाइम इक्वल्स टू 35 सेकेंड्स। समझे आप लोग यहाँ से? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पीछे ही रखना, एक पहले 1 2 3 4 5। ओके, फिर वो लास्ट में कहाँ पे आएगा, ये 3 पार करके पीछे यहीं पे पहुंच जाएगा वो। 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके, क्या इस क्वेश्चन को ग्राफ से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, काहे नहीं किया जा सकता। लेकिन और 5 स्टेप आगे और 5 स्टेप आगे ग्राफ उसका बढ़ता ही चला जाएगा ना, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। हम्म, बनाने जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, जरा ध्यान से देखें। ये 5, ये 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 3। ग्राफिकल मेथड से इजी तो है, बट ठीक है, वो आप लोग अपने आप से ट्राई कर लेना, वरना जब हम लोग ग्राफ्स खुद से स्टार्ट करेंगे तब उसके अंदर इस क्वेश्चन को फिर से इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसका आंसर होगा 35 सेकेंड्स। ठीक है, मे बी आई थिंक अगर इसका ग्राफ एनसीईआरटी में दिया होगा ना, मैं वहीं से उठा लेता हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। रुको, एनसीईआरटी का ही सवाल है, वहीं से उठा लेता हूँ मैं एक बार ग्राफ को। बिल्कुल मिल गया। चलो, ग्राफ मिल गया इसका। मैं टेलीग्राम कहाँ गया बे? चलिए 2 मिनट, जरा फाइल डाउनलोड की जाए। हम्म, ग्राफ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ग्राफ अपने को मिल भी गया। ओके, तो इससे अपने को ये भी श्योरिटी मिल जाएगी कि अपना आंसर सही है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर ये 37 सेकंड में पूरा आके गिरा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 29 30 है, 24 25 है, 2425 मत यहाँ पे समझ लेना। ओके, चलिए, तो ये प्रॉपर 37 सेकंड में आके क्या होगा, नाले में गिर जाएगा। ये यहाँ पे 5 का कोऑर्डिनेट है। फिर 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, फिर 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आया, फिर 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, फिर 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आया, फिर 5 स्टेप आगे जाके धम से गिर जाएगा। समझे? टोटल 11 मीटर होना चाहिए। ओके, बट अपना ये वाला मेथड काफी सिंपल है। 5 आगे 3 पीछे, फिर 5 आगे फिर 3 पीछे, फिर 5 आगे फिर 3 पीछे, फिर 5 आगे 3 पीछे, और अब सिर्फ 3 में ही ढम गिर जाएगा।
चलिए, तो बच्चों यहाँ पे अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर अपना होगा स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर, मतलब अब मान के चलो अब इसके बाद क्वेश्चन की भरमार लगने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसके प्रैक्टिस शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, यू मस्ट ज्वाइन इट। ओके, और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह लगे, आप लोग अबाउट सेक्शन में जाके चैनल का मेल आईडी है, वहां पे मेल कर सकते हो आप लोग। ओके बच्चों, चलिए, या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दिया करो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। कोई भी डाउट हो पूछते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं डेफिनेटली बताऊं पूरे महाराष्ट्र में जो भी चैप्टर मैं आपको सिखाऊंगा, पूरे महाराष्ट्र से बेस्ट नोट आपके बनने वाले हैं सीईटी लेवल पे। ओके, चलिए बाय बाय।